रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। भीमा और कालिया नाम के दो भाई अपने खेत में जंगली जानवरों से रखवाली के लिए आग जलाकर बैठे हुए थे। तभी वहां काला धुआं फैला और वो एक राक्षस की आकृति में बदल गया। दोनों भाई बुरी तरह डर गए। मेरे मेरे खौफ की वजह से सारा राज्य जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस जाता है। लेकिन लेकिन तुम दोनों भाइयों की इतनी हिम्मत कि इतनी रात को खेत में बैठे हो। डर नहीं लगता क्या मुझसे? वो बात ये है कि रोज जंगली जानवर हमारी फसल खराब कर जा रहे हैं। ये खेत ही तो हमारी रोजी रोटी है। हमारे हमें 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 मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ रहा है। हे भगवान, हमको कुछ मत करना। राक्षस हंसने लगा। कोई बात नहीं, मेरा भूख का समय हो गया है। मेरी मेहनत आसान हो गई। अब मैं तुझे खाकर अपने पेट की आग शांत कर दूंगा। इतना कहकर राक्षस तुरंत भीमा पर झपटा और कुछ ही देर में उसे कच्चा चबा गया। ये देखकर कालिया फूट फूट कर रोने लगा। यह क्या था? अरे तूने मेरे बड़े भाई को मेरी आंखों के सामने मार डाला। चिंता मत कर, मैं ऐसे ही राजा विक्रम के सारे राज्य के लोगों को खत्म कर दूंगा। कालिया की आंखों में आंसू आ गए। अरे तो फिर मुझे भी मार डालना, मुझे भी मार डाल मुझे। नहीं, अभी नहीं। सारा राज्य जानता है कि मैं एक दिन में केवल एक ही शिकार करता हूं। अभी मेरा पेट भर गया, अभी मैं तुझे नहीं मारूंगा। मरने का इतना शौक है तो कल आकर मुझसे मिलना। मैं तेरी शिकायत राजा विक्रम से करूंगा। वैसे भी वो काफी समय से यज्ञ करवा रहे हैं तुझे खत्म करने के लिए। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरा अंत होगा। देखना, तेरा अंत होगा। राक्षस हंसने लगा। मूर्ख, मेरा अंत कोई साधु संत यज्ञ करके नहीं कर सकता। मेरा अंत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। एक काम करना, तू जा और जाकर राजा विक्रम से कह दे कि एक सप्ताह के अंदर मैं राजा विक्रम को उठाकर अपनी गुफा में कैद कर दूंगा और फिर उसी दिन से मैं राज्य में जिसे भी मारूंगा वो सब उसकी आंखों के सामने मरेंगे। लेकिन राजा विक्रम को नहीं मारूंगा ताकि वो अपनी प्रजा को मरते देखकर तड़पता रहे। इतना कहकर राक्षस काला धुआं बनकर गायब हो गया। अगली सुबह कालिया रोते हुए राजमहल पहुंचा। राजा विक्रम अपने मंत्री के साथ गहरी चिंता में राज दरबार में बैठे थे। कालिया हाथ जोड़कर रोते हुए सारी घटना राजा विक्रम को बताने लगा। महाराज, उस राक्षस ने धमकी दी है कि एक सप्ताह के अंदर वो आपको उठाकर अपनी गुफा में बंद कर देगा। महाराज रक्षा करिए। इतना कहकर कालिया वहां से चला गया। राजा विक्रम निराश होकर महल के बगीचे में टहलने लगा। तभी मंत्री वहां आया। महाराज, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि राक्षस की चेतावनी को हल्के में मत लीजिए। आपके पिता के समय से ही वो राक्षस राज्य में सबकी नाक में दम किए हुए है।
न जाने कितने निर्दोष लोगों को मार चुका है। कोई भी साधु संत उसे खत्म नहीं कर पाया। वो बहुत शक्तिशाली है महाराज। मैं जानता हूं मंत्री जी, मैं जानता हूं। उस राक्षस को खत्म करने के लिए हमने कई यज्ञ करवाए, हवन करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, अब केवल एक ही विकल्प बचा है। अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो यकीन मानिए हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बताइए महाराज, कौन सा विकल्प? मैंने सुना था कि एक साधु महाराज हमारे जंगल में ठहरे हुए हैं, जो कभी एक जगह नहीं ठहरते। बड़े ज्ञानी साधु बाबा हैं। जब मुझे पता चला तो मैं स्वयं चलकर उनके पास गया और सारी स्थिति उन्हें बताई। साधु महाराज ने आंखें बंद करके कहा, कुछ समय बाद वो स्वयं महल आएंगे और उस राक्षस से छुटकारा पाने का उपाय बताएंगे। तभी वही साधु प्रकट हुए। साधु को देखकर राजा विक्रम के चेहरे पर चमक आ गई। प्रणाम साधु महाराज, प्रणाम। आप नहीं जानते महाराज कि हम आपका कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हरिओम हरिओम हरिओम। महाराज, मैंने आपके जाने के बाद अपनी दिव्य शक्तियों से उस राक्षस का अंत करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अफसोस असफल रहा। वो राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गए। हो, तो महाराज क्या वो राक्षस मेरे राज्य के सभी लोगों को खा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एक उपाय है। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से 8 चाबियां निकालकर राजा विक्रम को दे दी। ये तो साधु महाराज, इन चाबियों का क्या रहस्य है? राजन, इन चाबियों का उपयोग आप नहीं करेंगे, आपका पुत्र करेगा। क्या? लेकिन साधु महाराज, मेरा पुत्र तो अभी केवल 2 वर्ष का ही तो है। जानता हूं, इसीलिए तो आपके पुत्र को जवान होना पड़ेगा। आपको 20 वर्ष और इंतजार करना होगा। ये चाबियां एक ऐसे महल की चाबियां हैं जो घने जंगलों में स्थित है। हजारों वर्षों से वो महल वीरान पड़ा है, लेकिन वो एक दिव्य महल है। उस महल के अंदर 8 दरवाजे हैं। जब आपका पुत्र जवान हो जाए तब ये 8 चाबियां उसे दे दीजिएगा। उसे रोज एक चाबी से एक दरवाजा खोलना होगा और ऐसे ही वो 8 दरवाजे खोलेगा। लेकिन महाराज, उन 8 दरवाजों के अंदर है क्या? उसके अंदर जो कुछ भी है, राजकुमार को अपनी बुद्धि से समझना होगा। अगर वो समझने में सफल हो गया तो राक्षस का अंत वो बहुत आसानी से कर देगा और तुम्हारा पुत्र ही वो व्यक्ति होगा जो गुफा के रहस्य को समझ सकेगा। और अगर वो सफल हुआ तो राक्षस मारा जाएगा, और अगर वो असफल हुआ तो पूरा नगर हमेशा के लिए मिट जाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। साधु के जाने के बाद राजा विक्रम चिंतित अवस्था में अपने दरबार आ गए और चुपचाप बैठ गए। तभी वहां मंत्री आया। महाराज, ये साधु महाराज ने क्या बताया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या आप कुछ समझे क्या महाराज? मुझे लगता है कि उस राक्षस का अंत भविष्य की गोद में छुपा हुआ है, जिसे शायद राजकुमार ही खोज सकता है। देखो, साधु महाराज की बातों से इतना अंदाजा तो लग गया है कि अभी राक्षस का अंत होने में बहुत समय बाकी है, लेकिन राक्षस ने धमकी दी है कि 1 सप्ताह बाद वो मेरा अपहरण कर ले जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन 8 चाबियों को तुम अपने पास रखो। ये लो। इतना कहकर राजा विक्रम ने 8 चाबियां मंत्री को दे दी। मंत्री की आंखों में आंसू आ गए। विश्वास रखना मंत्री, मुझे भरोसा है कि एक दिन सब सही हो जाएगा।
20 वर्ष बाद जब राजकुमार जवान हो जाए तब इन 8 चाबियों के बारे में उसे बताना और उसकी मदद करना। इतना कहकर राजा विक्रम चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजा विक्रम महल के बगीचे में मंत्री के साथ खड़ा था। तभी काला धुआं फैला और राक्षस वहां प्रकट हो गया। राक्षस, तूने न जाने कितने निर्दोष प्राणियों की हत्या की है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो तू मुझे इस तलवार से मारेगा? अरे रे रे रे, मैं तो डर गया। क्या तुझे लगता है कि तू मेरा इस तलवार से अंत कर सकता है? मैं तेरा अपहरण करने ही आया हूं। अब से मैं तुझे अपने ठिकाने, मतलब अपने खंडहर में कैद करके रखूंगा। तू हमेशा एक पिंजरे में बंद रहेगा। तुझे मैं कैदियों की तरह खाना दूंगा ताकि तू जीवित रहे, और रोज रोज तेरी आंखों के सामने एक व्यक्ति को खाऊंगा। और तू कुछ नहीं कर पाएगा। बेबसी की हालत में बस देखता रहेगा। इतना कहकर राक्षस की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और राजा विक्रम वहां से गायब हो गया। कुछ ही देर में राक्षस भी वहां से गायब हो गया। हर तरफ सन्नाटा फैल गया। मंत्री की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, महाराज, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, लेकिन इस राक्षस का अंत राजकुमार से जरूर करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा, जरूर। समय ऐसे ही बीतता गया और 20 वर्ष बीत गए। राजा विक्रम का इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य अब जवान हो चुका था। एक दिन राजकुमार आदित्य उदास था और महल की छत पर बैठा था। तभी मंत्री वहां पहुंचा। क्या सोच रहे हो राजकुमार आदित्य? हाँ, यही कि आखिर मेरे राजकुमार होने का फायदा क्या है। मेरी प्रजा भूख से तड़प रही है। वो राक्षस पहले तो मासूमों को मारता था, लेकिन अब तो उसने फसलों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। राजकोष में जितना धन था वो समाप्त हो चुका है। हम पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। लेकिन मंत्री जी, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। मंत्री के होठों पर मुस्कान आ गई। शाबाश, मुझे आपसे यही उम्मीद थी राजकुमार। राजकुमार, आज मैं आपको एक विशेष बात बताने के लिए आया हूँ। वो बात जो वर्षों से मैंने अपने मन में छिपा कर रखी थी। क्या? तो फिर जल्दी बताइए ना मंत्री जी। आखिर ऐसी कौन सी बात है, बताइए। मंत्री ने सारी घटना राजकुमार आदित्य को बताई और वो 8 चाबियां उन्हें सौंप दी। साधु महाराज ने कहा था कि तुम्हें इन 8 चाबियों के रहस्य को अपनी बुद्धि से सुलझाना होगा। राजकुमार आदित्य गहरी सोच में डूब गया। तो फिर घोड़ा तैयार करवाइए मंत्री जी। हम दोनों अभी इसी समय जंगल में उस विचित्र महल को तलाशने चलेंगे। देखते हैं उन दरवाजों के पीछे क्या है। कुछ देर में राजकुमार आदित्य और मंत्री का घोड़ा घने जंगल में दौड़ रहा था। अचानक मंत्री बोला, राजकुमार, देखिए सामने घने जंगल में एक विशाल महल है। लगता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। देखिए। राजकुमार आदित्य और मंत्री महल के अंदर चले गए। महल के अंदर 8 दरवाजे दिखाई दे रहे थे। राजकुमार आदित्य ने पहली चाबी पहले दरवाजे में घुमाई और दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर राजकुमार आदित्य की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। वहां एक विशाल खजाने का भंडार था। हो, पहले दरवाजे के अंदर तो खजाने का भंडार है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजकुमार।
मंत्री जी, कुछ देर पहले मैंने कहा था कि हमारा राजकोष खाली हो चुका है। अब हम इस खजाने की मदद से प्रजा की भलाई कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरा दरवाजा कल खोलेंगे। इस खजाने को महल तक ले जाने का प्रबंध कीजिए आप। इतना कहकर राजकुमार आदित्य वहां से चले गए। कुछ देर में मंत्री ने सैनिकों की मदद से वो सारा खजाना राजकोष में रखवा दिया। अगले दिन राजकुमार आदित्य और मंत्री उस महल में आए। राजकुमार आदित्य ने दूसरी चाबी से दूसरा द्वार खोला और दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वहाँ हर प्रकार के बीज रखे थे। अरे, यहाँ तो हर प्रकार के बीज रखे हैं राजकुमार। हाँ, राक्षस की दहशत से खेती तो बर्बाद हो गई है। मुझे लगता है कि ये बीज हमारे राज्य को फिर से जीवित कर देंगे। इन बीजों को यहाँ से ले जाने का प्रबंध कीजिए और किसानों में बांट दीजिए। हमारा राज्य बीज की भारी कमी में है और इस कमी को ये बीज दूर करेंगे। चलिए। इतना कहकर राजकुमार आदित्य वहां से चला गया। मंत्री तुरंत सैनिकों की मदद से बीज बाहर निकलवाकर देवनगर राज्य के सभी किसानों को बांटने लगा। तीसरे दिन राजकुमार आदित्य ने प्राचीन महल का तीसरा दरवाजा खोला। अंदर बहुत सारी औषधियां रखी थीं। वाह 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 वाह, हमारा राज्य बीमारी से भी जूझ रहा है। मुझे लगता है कि ये औषधियां बीमारी के इलाज में काम आ सकती हैं। मंत्री जी, इनको भी निकलवाइए। मंत्री ने उन जड़ी बूटियों को वहां से निकलवा लिया। राजकुमार ने एक एक दिन करके चौथा, पांचवा और छठा दरवाजा खोल दिया। उन दरवाजों के अंदर औजार, बर्तन, अनाज और मनुष्यों के लिए सभी जरूरी वस्तुएं रखी थीं। सातवें दिन जब राजकुमार आदित्य और मंत्री ने सातवां दरवाजा खोला तो दृश्य देखकर दोनों चौंक गए। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन वहां एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी की तस्वीर रखी हुई थी। मंत्री जी, क्या बात है, क्या बात है। ये तो किसी सुंदर राजकुमारी की तस्वीर है। मुझे तो पहली नजर में ही इनसे प्रेम हो गया है। क्या खूबसूरत है, भला की खूबसूरत। वाह। बात तो आपकी सही है राजकुमार, लेकिन राजकुमारी की तस्वीर इस सातवें दरवाजे पर क्यों रखी है, ये सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि इस राजकुमारी का संबंध मेरे जीवन से जरूर होगा। मुझे इस राजकुमारी को तलाशना होगा मंत्री जी। इतना कहकर राजकुमार आदित्य ने तस्वीर उठाई और बाहर आ गया। आठवें दिन राजकुमार आदित्य ने मंत्री के साथ आठवीं चाबी दरवाजे में लगाई। जब दरवाजा खोला, अंदर कुछ भी नहीं था। हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। सातों दरवाजे में कुछ न कुछ तो मिला, लेकिन आठवां दरवाजा खाली है। तो फिर आखिर चाबी किस काम की? कुछ तो रहस्य है मंत्री जी, कुछ तो है। इतना कहकर दोनों वहां से वापस आ गए। राजकुमार आदित्य गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन राजकुमार आदित्य मंत्री से मिलने आया। मंत्री जी, 7 दरवाजों के अंदर जो मिला वो सब प्रजा की भलाई के लिए था। हमारा राज्य जो कुछ समय पहले निराश था, अब धीरे धीरे खुशहाल हो गया। लेकिन 7वें दरवाजे में जो राजकुमारी की तस्वीर मिली, मुझे लग रहा है कि इसका संबंध मेरे जीवन से है। और 8वें दरवाजे में कुछ नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि 7वें और 8वें दरवाजे की कड़ी आपस में जुड़ी हुई है। क्या कहते हैं आप? अब मैं क्या कहूँ राजकुमार जी, आपकी बात का तो मतलब ही नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। आप बस इतना समझिए कि अब मैं उस राजकुमारी की तलाश में जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पीछे आप मेरे राज्य का ख्याल रखिए, मैं उस राजकुमारी को अकेले ही तलाशूंगा।
अगले दिन राजकुमार आदित्य घोड़ा लेकर राजकुमारी की तलाश में नगर नगर राज्य राज्य घूमने लगा। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजकुमार आदित्य केशव नगर पहुंचा और वहां के एक व्यक्ति से बोला, सुनो भैया, राम राम। देखो भैया, मैं एक व्यापारी हूँ। ये देखो, दरअसल मैं ये राजकुमारी की तलाश कर रहा हूँ। कई नगर और राज्य में भटकते भटकते यहाँ पहुँचा हूँ। जरा देख कर बताओ, पहचानते हो कौन है, कहाँ की हैं? हैं? ए भैया, लेकिन तुम व्यापारी होकर ये राजकुमारी को काहे ढूंढ रहे हो? बात यह है कि कुछ समय पहले मेरे एक व्यापारी मित्र ने ये तस्वीर दी थी। जब मैंने राजकुमारी को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस सुंदर राजकुमारी को बेच दूं, मुझे अच्छा मुनाफा हो जाएगा। व्यक्ति मुस्कुराया। ये इसी राज्य की राजकुमारी वसुंधरा है, लेकिन तुम्हारा वहां जाना बेकार है भाई। राजकुमारी वसुंधरा किसी से नहीं मिलती हैं। हैं? क्या मतलब? वो किसी से क्यों नहीं मिलती हैं? अरे, क्योंकि वो श्रापित हैं। हैं? कैसा श्राप? अब इतनी गहरी मालूमात तो मुझे भी नहीं है। अगर जानना ही चाहते हो तो उनके पिता से मिल लेना, वो सब बता देंगे। ठीक है, चलो भैया, राम राम। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य केशव नगर के महल में पहुंचा। राज दरबार में राजा उदास बैठे थे। प्रणाम महाराज। महाराज, मेरा नाम आदित्य है और मैं एक व्यापारी हूँ। यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। मैं आपकी पुत्री राजकुमारी वसुंधरा से मिलना चाहता हूँ। क्या? मेरी पुत्री किसी से नहीं मिलना चाहती, वो श्रापित है। महाराज, आपकी प्रजा में से एक व्यक्ति ने भी यही कहा था कि राजकुमारी श्रापित हैं। पर क्षमा कीजिएगा महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि मतलब राजकुमारी को आखिर कैसा श्राप है कि वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती? राजकुमारी वसुंधरा के पिता गहरी सोच में डूब गए। हाँ, अब तुमसे क्या छुपाऊं व्यापारी। दरअसल हमारी पुत्री को बचपन से ही एक श्राप है, और उसके ऊपर क्या श्राप है ये हमें 20 वर्ष बाद पता लगा जब वो जवान हुई। हमने एक राजकुमार से राजकुमारी वसुंधरा का विवाह तय किया। राजकुमार ने राजकुमारी से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। दोनों में बातचीत हुई, लेकिन गलती से राजकुमारी वसुंधरा का हाथ राजकुमार को स्पर्श कर गया और वो पत्थर का बन गया। हमें तो पहले ये एक साधारण घटना लगी, इस पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर हमने राजकुमारी का दूसरा विवाह दूसरे राजकुमार से तय किया। मंगनी भी धूमधाम से हुई, लेकिन जब राजकुमारी ने अंगूठी उसके हाथ में पहनाई और उनका हाथ राजकुमारी को क्या छुआ, वो राजकुमार भी पत्थर का बन गया। बस तभी से एक साधु ने बताया कि राजकुमारी श्रापित है और जिस पुरुष से वो विवाह करेंगी वो पत्थर का बन जाएगा। तब से तो हमारा मन टूट गया और राजकुमारी भी एकांत में रहने लगी। वो ना तो किसी से मिलती हैं, ना ही बात करती हैं। हाँ, कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने बताया कि उसके सपनों में एक राजकुमार आता है। वो उस राजकुमार की तस्वीर हमेशा अपने कमरे में बनाती रहती है और कहती है कि सपनों में वो राजकुमार उससे यही कहता है कि वही उसे श्राप से मुक्त कर सकता है। ओह, तो महाराज, क्या आपने उस राजकुमार की तस्वीर देखी है? नहीं। राजकुमारी ने वो तस्वीर किसी को नहीं दिखाई। वो अपने कक्ष में मुझे प्रवेश भी नहीं करने देती, तो हम तस्वीर कहां से देखें? न जाने कौन राजकुमार है, कब आएगा। ये सुनकर राजकुमार आदित्य चौंक गया। महाराज, मैं आपसे स्पष्ट बात करता हूँ। देखिए, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ।
मैं देवनगर राज्य का राजकुमार हूँ। ये सुनकर राजा चौंक गया। हाँ, वही वही देवनगर जहां पर बरसों से एक राक्षस का शासन है। अरे कहते हैं कि बरसों पहले उसने वहां के राजा का अपहरण कर लिया था। बिल्कुल, और मैं उसी अभागे राजा का पुत्र हूँ। इतना कहकर राजकुमार आदित्य ने सारी घटना राजा को बताई। राजा गहरी सोच में डूब गया। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पुत्री का संबंध मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं आपकी पुत्री से मिलना चाहता हूँ। मैं केवल उसी की तलाश में नगर नगर राज्य राज्य भटकता रहा हूँ। ये सुनकर राजा तुरंत राजकुमार आदित्य को राजकुमारी वसुंधरा के कक्ष की ओर ले गया। राजा ने दरवाजा खटखटाया। पिताजी, आप अंदर नहीं आ सकते। राजा ने दरवाजे के बाहर से ही सारी घटना बताई। इतना सुनते ही राजकुमारी वसुंधरा ने दरवाजा खोला। सामने खड़े राजकुमार आदित्य को देखकर वो चौंक उठी। तुम ही तो मेरे सपनों में आते हो। ये सुनकर राजा भी चौंक गया। राजकुमारी ने दोनों को अंदर बुलाया। अंदर दीवार पर राजकुमार आदित्य की ही तस्वीर बनी हुई थी। राजकुमार आदित्य आश्चर्य से तस्वीरों को देखने लगा। सपने में तुम हमेशा मुझसे यही कहते हो कि तुम मुझे श्राप से मुक्त करवा सकते हो, और श्राप से मुक्ति कनिष्क जंगल की गहराई में बनी हुई एक नदी में स्नान करने से होगी। हम दोनों को उस नदी में एक साथ स्नान करना पड़ेगा। लेकिन बेटा, कनिष्क का जंगल तो बहुत खतरनाक है। आज तक कोई भी मनुष्य वहां गया है तो जीवित नहीं लौटा। लेकिन पिताजी, सपनों में यही दिखाई देता है, और सपनों में दिखाई देने वाला मनुष्य आज मेरे सामने खड़ा है। मुझे वहां जाना ही होगा। आपकी पुत्री सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। हो सकता है कि आपकी पुत्री श्राप से मुक्त हो जाएं। और वैसे भी मैं पहली ही नजर में राजकुमारी से प्रेम करने लगा हूँ। राजा के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। कुछ घंटों बाद राजकुमारी वसुंधरा और राजकुमार आदित्य का घोड़ा कनिष्क जंगल की गहराइयों में दौड़ रहा था। एक स्थान पर वो रुक गए। हाँ, राजकुमारी, हमें एक वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आइए बैठते हैं, आइए। दोनों वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद वो फिर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े, लेकिन घूम फिरकर वो वापस उसी स्थान पर आ गए। बाप रे बाप, ये तो भूल भुलैया बन गया है। हम जहां भी जा रहे हैं वापस वहीं लौट कर आ रहे हैं। ये चक्कर क्या है? तभी एक मैना पक्षी वहां आ गई और दोनों को घूरने लगी। अगले ही पल वो मनुष्य की आवाज में बोली, क्या तुम दोनों मनुष्यों को ये नहीं पता कि इस जंगल में जो भी आता है वापस नहीं जाता? कनिष्क का जंगल फूल फुलैया का जंगल है। अब तुम हमेशा यहीं फंसे रहोगे और अंत में अपने प्राण त्याग दोगे। तुम जरूर कोई मायावी पक्षी हो। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो बस। राजकुमार आदित्य ने अपने और राजकुमारी वसुंधरा के बारे में सारी बात उस मायावी पक्षी को बताई। हम केवल उस नदी में स्नान करने जाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। मैना पक्षी राजकुमार आदित्य की बातों को गौर से सुन रही थी। कुछ देर बाद वो बोली, वो नदी कहाँ है मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ, परंतु याद रखना उस नदी में एक देवता का वास है। अगर देवता की मर्जी होगी तभी तुम दोनों नदी में स्नान कर सकोगे। अगर उसकी मर्जी नहीं हुई तो तुम हमेशा जंगल की गहराइयों में भटकते रहोगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो मेरे पीछे आओ। इतना कहकर मैना पक्षी आगे आगे चलने लगी और राजकुमार आदित्य और राजकुमारी वसुंधरा उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद वो तीनों नदी के किनारे खड़े थे। अचानक नदी से सफेद रंग के कण फूटे और एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। तुम दोनों किस मकसद से यहाँ पर आए हो?
राजकुमार आदित्य ने हाथ जोड़कर नदी के देवता को सारी घटना बताई। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम दोनों नदी में स्नान कर सकते हो। स्नान करने के बाद राजकुमारी वसुंधरा का श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन वो श्राप तुम्हारे शरीर में समा जाएगा। अब बताओ। क्या 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 मतलब है आपका? मतलब यही है कि जब तुम दोनों नदी में स्नान करोगे तो उसका श्राप राजकुमारी के शरीर से निकलकर तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, और उस श्राप के अनुसार तुमने राजकुमारी वसुंधरा को अगर स्पर्श किया या किसी भी स्त्री को स्पर्श किया तो वो पत्थर की बन जाएगी। ये सुनकर राजकुमारी वसुंधरा की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर कोई फायदा नहीं, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं 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 वसुंधरा, तुम्हारा श्राप मिटाना बहुत आवश्यक है। मेरी मुक्ति का मार्ग बाद में भी खोजा जा सकता है, पहले जो हमने तय किया है वो करते हैं। चलो। इतना कहकर दोनों ने नदी में स्नान किया। अगले ही पल राजकुमारी वसुंधरा के शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकलकर राजकुमार आदित्य के शरीर में समा गईं। अब तुम श्रापित हो चुके हो। भूल से भी राजकुमारी को स्पर्श मत करना। राजकुमार आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। देवता, क्या क्या मेरी श्राप मुक्ति का कोई उपाय नहीं है क्या? हाँ, एक उपाय है। अगर तुम पहला स्पर्श किसी राक्षस को करोगे तो वो राक्षस पत्थर का बन जाएगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ये सुनकर राजकुमार आदित्य चौंक गया। चौंको मत, तुमने मुझे सब कुछ बताया है। अब मैं तुम्हारे मन के उस प्रश्न का उत्तर दूंगा जो कई दिनों से तुम्हें परेशान कर रहा है। 8वीं चाबी का उपयोग क्या है? 8वां दरवाजा खाली क्यों था? हाँ 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 हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे मन में यही प्रश्न चल रहा था। क्योंकि 8वीं चाबी तुम हो। ये सुनकर राजकुमार आदित्य चौंक गया। हैं? ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि नियति के खेल बड़े निराले होते हैं। 20 वर्ष पहले साधु ने तुम्हारे पिता को 8 चाबियां सौंपी थीं। वो साधु जानता था कि राक्षस का अंत तुम्हारे हाथों लिखा है, लेकिन वो अंत तभी संभव था जब तुम श्रापित हो जाओ। वो ये भी जानते थे कि केशवनगर राज्य की राजकुमारी श्रापित जन्म लेंगी, और वो जानता था कि राक्षस भविष्य में तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर देगा। इसीलिए उसने चतुराई से 6 दरवाजों में प्रजा के हित की वस्तुएं रखी। 7वें दरवाजे में राजकुमारी की तस्वीर, क्योंकि वो जानता था 20 वर्ष बाद वो कैसी दिखेंगी। और 8वां दरवाजा खाली छोड़ा, क्योंकि राक्षस को मारने की 8वीं चाबी तुम हो। ये सुनकर राजकुमार आदित्य खुश हो गया। अब अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य लौट जाओ और राक्षस के खंडहर में निडर होकर जाना। जाओ। इतना कहकर नदी का देवता गायब हो गया। राजकुमार आदित्य राजकुमारी वसुंधरा को लेकर अपने राज्य लौटा और सारी घटना मंत्री को बताई। हाँ मंत्री जी, अब मुझे उस खंडहर में ले चलिए जहां राक्षस का वास है। चलिए। मंत्री तुरंत रात के अंधेरे में राजकुमार आदित्य को जंगल के उस खंडहर में ले गया। राजकुमार आदित्य निडर होकर खंडहर में प्रवेश कर गया। वहां उसने देखा कि उसका बूढ़ा पिता एक पिंजरे में बंद था। पिताजी, 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 मैं आपका पुत्र हूँ। देखिए, राजकुमार आदित्य मैं हूँ। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। तभी राक्षस प्रकट हो गया। ओ, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खंडहर तक आ गया। तुझे भी तेरे पिता की तरह बंदी बना दूंगा।
लेकिन तभी राजकुमार आदित्य ने जोरदार थप्पड़ राक्षस के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही राक्षस का शरीर पत्थर बनना शुरू हो गया। ये कैसा जादू है राजकुमार? ये अगले ही पल राजकुमार आदित्य के शरीर से किरणें निकलीं और राक्षस के शरीर में समा गईं और वो पूरी तरह पत्थर बन गया। पिंजरा गायब हो गया और राजा विक्रम बाहर आ गए। राजा विक्रम ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। राजकुमार आदित्य अपने पिता और मंत्री को लेकर राजमहल लौट आया और सारी घटना बताई। कुछ दिन बाद राजकुमार आदित्य का विवाह राजकुमारी वसुंधरा से धूमधाम से संपन्न हो गया। कहते हैं नियति की 8वीं चाबी हमेशा मनुष्य के अंदर छिपी होती है, कभी मेहनत के रूप में, कभी प्रेम के रूप में और कभी बलिदान के रूप में। इस चाबी से श्राप टूटते हैं और अंधकार पर विजय मिलती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।